नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 23 अगस्त 2025 है। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज देखो हिंदू में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं हैं। दो आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर्स के। पहला तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस का है। इंडिया को फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, बट देखो पिछले कुछ महीनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे इस टैग को ठेस पहुंची है। मतलब इंडिया की जो इज्जत है वो भी खतरे में आ गई है। कैसे इंडिया फार्मेसी वर्ल्ड में अपनी लीडरशिप हासिल कर सकता है, क्या गलत हुआ है, सब डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट में ना केसेस की पेंडेंसी को खत्म करने से संबंधित एक जबरदस्त ब्लूप्रिंट है जो बाकी कोर्ट्स भी फॉलो कर सकती हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या किया कि केसेस की पेंडेंसी 5% तक कम हो गई, और तब जबकि केसेस ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं। तो ये दूसरा आर्टिकल है। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया एज ए फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये बोला जाता है इंडिया को ना पूरे वर्ल्ड की फार्मेसी कहा जाता है, और ये जो टाइटल है ना फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड, ये इंडिया को ऐसे ही नहीं मिला है। दुनिया के देखो 60% जो वैक्सीन डिमांड है ना वो इंडिया से पूरी होती है। आप सोच के देखिए, पूरे वर्ल्ड में अगर 10 टीके लगते हैं ना, 10 में से 6 टीके तो मेड इन इंडिया होते हैं। चाहे पोलियो हो या डीपीटी हो, हमने दुनिया को प्रोटेक्ट किया है। और इवन जेनेरिक मेडिसिन की बात कर लीजिए, अमेरिका में देखो 40% जो जेनेरिक दवाइयां हैं ना वो इंडिया से जाती हैं, और यूके में 25% जो जेनेरिक मेडिसिन है ना वो इंडिया से जाती हैं। आप में से कुछ लोग बिगनर होंगे, वो पूछेंगे सर जेनेरिक मेडिसिन कौन सी होती हैं। देखो, जब एक कंपनी नई दवाई बनाती है ना इनोवेशन करके, रिसर्च करके, तो उसे ना पेटेंट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल 20 सालों का, कि 20 साल तक और कोई कंपनी उस दवाई को नहीं बना सकती, क्योंकि जिस कंपनी ने दवाई को बनाया है उसने रिसर्च करके बनाया है, पैसा खर्च किया है, तो 20 सालों तक उसे पूरा मौका मिलेगा कि वो पैसा कमा ले जो उसने रिसर्च में इन्वेस्ट किया था ड्रग को बनाने में। लेकिन जब पेटेंट का पीरियड समाप्त हो जाता है ना, फॉर एग्जांपल 20 साल, फिर बाकी कंपनीज को छूट मिल जाती है, वो भी उसी फार्मूले से दवाई बना सकती हैं। तो इसे ही बोलते हैं जेनेरिक मेडिसिन, यानी पेटेंट पीरियड खत्म होने के बाद उसी फार्मूले से जब दवाइयां बनाई जाती हैं तो उनको बोला जाता है जेनेरिक मेडिसिन। ये सस्ती होती हैं। सस्ती इसलिए होती हैं क्योंकि इन पर रिसर्च कॉस्ट नहीं लगती। ऑलरेडी रिसर्च करके तो किसी ने दवाई बना ली थी ना, उसको पेटेंट में मिल गया था, जो अब समाप्त हो गया है पेटेंट पीरियड, तो रिसर्च नहीं लगती, तो इसलिए ये दवाइयां सस्ती होती हैं। और इंडिया ना जेनेरिक मेडिसिन में वर्ल्ड लीडर है। फिर देखो एक्सपोर्ट की बात कर लीजिए, इंडिया से कितने ज्यादा दवाइयों का एक्सपोर्ट होता है। 2023 में देखो हमने ना $25 बिलियन से ज्यादा की जो दवाइयां हैं वो एक्सपोर्ट की। कितना बड़ा आंकड़ा है, $25 बिलियन से ज्यादा। तो ये मेड इन इंडिया का ना परफेक्ट एग्जांपल है। और देखो इंडिया की दवाइयों पे ना ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा है। इंडिया में ना 650 से ज्यादा यूएस की एफडीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एफडीए जो है ना वो यूएस की एजेंसी है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका अप्रूवल मिलना किसी फैक्ट्री को मतलब क्वालिटी की गारंटी। तो इंडिया में 650 ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिनको एफडीए का अप्रूवल है। तो ये देखो अच्छी अच्छी बातें हमने डिस्कस कर ली इंट्रोडक्शन में। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये स्लाइड में भी होती हैं। थोड़ा मैं लिख के इसलिए बता देता हूं कि याद हो जाता है। देखो, हमारी 3 सेंसेस जब एक साथ काम करती है ना, आप सुन रहे हो, देख रहे हो, और साथ के साथ मैं लिख रहा हूं, तो इससे आपके दिमाग में चीजें ज्यादा अच्छे से छप जाती हैं। इसलिए मैंने पिछले कुछ दिनों में ना लिखना स्टार्ट कर दिया है ताकि आपको साथ के साथ याद हो जाए। एक तो देखो जो लिखा हुआ है उसको मैं सिंपल जैसे 650 फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यहां पे सिर्फ हाईलाइट कर दूं तो शायद आपको उतना याद नहीं रहेगा। लेकिन स्लाइड पे जब मैं 650 लिखूंगा, एफडीए अप्रूव्ड लिखूंगा, तो फिर आप पे ना ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, याद रहेगा आपको। जैसे छोटी क्लासेस में टीचर भी लिख के बताते थे। अब देखो एक इशू है बहुत बड़ा, एसएफ ड्रग्स का इशू। एसएफ मतलब सब स्टैंडर्ड एंड फाल्सिफाइड ड्रग्स। इसकी वजह से ना
हमारी काफ़ी थू हो रही है पूरे वर्ल्ड में। दोनों का मतलब बता देता हूं। सब स्टैंडर्ड ड्रग्स क्या होती हैं, फाल्सिफाइड ड्रग्स क्या होती हैं। सब स्टैंडर्ड ड्रग्स मतलब दवाई तो देखो असली है, दवाई असली है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल में गलती हो गई है। जो इंग्रेडिएंट्स दवाई में होने चाहिए वो इंग्रेडिएंट्स नहीं है, जिस रेशो में इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए वो रेशो नहीं है, तो दवाई की जो क्वालिटी है ना वो खराब है। अच्छा, आप दूसरा देखिए, फाल्सिफाइड ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं। ये तो देखो सीधा सीधा धोखा है, चीटिंग है, ये क्रिमिनल एक्ट है। दवाई का ब्रांड, पैकिंग सब कॉपी कर लिया गया है, लेकिन अंदर दवाई के बजाय चोक पाउडर दे दिया गया है या गलत केमिकल है, और ये जानबूझ के किया जाता है। फाल्सिफाइड ड्रग्स मतलब नकली ड्रग्स, ये जानबूझ के की जाती हैं। क्यों किया जाता है? मान लीजिए कोई दवाई 1000 रुपए का पत्ता है, अब कोई चोक पाउडर से दवाई बना के डाल देगा, 2-3 रुपए की दवाई बन जाएगी, उसके तो बच गए ना इतने रुपए। नकली दवाइयां। दिक्कत जानते हो क्या है? इंडिया की ना, इंडियन कंपनीज की बहुत सारी जो ड्रग्स है ना, फाल्सिफाइड ड्रग्स और सब स्टैंडर्ड ड्रग्स मार्केट में आ गई हैं, जिससे इंडिया की ड्रग्स के ऊपर से ना वर्ल्ड का जो विश्वास है वो टूट रहा है और काफी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। जो मेक इन इंडिया ब्रांड है उसको नुकसान पहुंच रहा है, और ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल देता हूं 2022 की गैम्बिया स्टोरी। गैम्बिया अफ्रीका का एक देश है। अब वहां पे ना हरियाणा की एक कंपनी है मेडन फार्मास्यूटिकल्स, इन्होंने ना अपना एक कफ सिरप बनाया और वहां पे एक्सपोर्ट किया। लेकिन देखो उस कफ सिरप को पीने से ना गैम्बिया में 70 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। बच्चे थे, 70 से ज्यादा बच्चों की डेथ हो गई। बहुत ज्यादा दुखद घटना। चूंकि देखो कंपनी इंडिया की थी, सरकार भी सकते में आ गई, सरकार को लगा बेइज्जती हो रही है, जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि उस कफ सिरप में ना एक इंडस्ट्रियल सोलवेंट था, इंडस्ट्रियल सोलवेंट जिसको एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल। ये तो देखो जहर है, पता नहीं कैसे कफ सिरप में पहुंच गया। बहुत बड़ी मिस्टेक, और उसका खामियाजा 70 निर्दोष बच्चों को भुगतना पड़ा, इंडिया की बेइज्जती हुई। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, इवन देखो उज्बेकिस्तान और कैमरून में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई। इन सब केसेस में देखो नाम किसका खराब हुआ? इंडिया का। इंटरनेशनल मीडिया में हमारी इमेज को भारी आघात पहुंचा। और देखो संकट कितना बड़ा है मैं आपको बताऊं, कीमोथेरेपी दी जाती है कैंसर में। नकली कीमोथेरेपी की जो दवाइयां हैं वो मार्केट में हैं। सोच के देखो कैंसर कितना तेजी से बढ़ता है। नकली कीमोथेरेपी की मेडिसिन दी जा रही है, पेशेंट सोच रहा है मेरा इलाज चल रहा है, जबकि उस इलाज तो छोड़िए बल्कि उस दवाई से और ज्यादा नुकसान हो रहा है। कितना ज्यादा इंपैक्ट होता है इन चीजों से मैं आपको बताता हूं। इंपैक्ट देखिए, सबसे पहले तो यही देखिए, डायरेक्ट हेल्थ इंपैक्ट। डायरेक्ट हेल्थ इंपैक्ट देखो, सबसे पहला असर, आप आराम के लिए दवाई ले रहे हैं बट वो दवाई नकली है, वो काम ही नहीं कर रही है, तो आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी। दूसरा, अगर देखो नकली दवाई बनाने में हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ है तो देखो बल्कि वो केमिकल फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे गैम्बिया में हुआ, इंडस्ट्री का सोलवेंट कफ सिरप में डाल दिया गया तो वो जहर बन गया, तो ये दिक्कत है। और एक दिक्कत है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की। मान लीजिए किसी दवाई में ना जो एंटीबायोटिक दवाई थी और उसमें दवाई का जो रेशो है ना वो सही नहीं था, तो उससे क्या होगा, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है ना वो सारे नहीं मरेंगे, कुछ बच जाएंगे। लेकिन जो बच जाएंगे ना उनके ऊपर फिर एंटीबायोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तो ये डायरेक्ट पहला इंपैक्ट आप समझ गए, डायरेक्ट हेल्थ इंपैक्ट। अब देखो आप दूसरा इंपैक्ट देखिए। दूसरा इंपैक्ट है ट्रस्ट। जब देखो दवाइयां काम नहीं करेंगी क्योंकि दवाइयां नकली है, सब स्टैंडर्ड है, तो फिर देखो पेशेंट का ना डॉक्टर के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, दवाई के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, और एक बार ट्रस्ट गया तो उसे वापस लाना देखो बहुत मुश्किल है। ये एथिक्स का भी पॉइंट है। अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट। इकोनॉमिक
एंड जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट। देखो, हमारा दवाइयों का जो एक्सपोर्ट है कितना है, $25 बिलियन का है, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया। अब जब इंडिया का नाम खराब होगा तो ये जो एक्सपोर्ट है वो खतरे में आ जाएगा। दूसरे देश हमारी दवाइयां क्यों खरीदेंगे? इंडिया का जो टाइटल है ये फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड, ये इंडिया से छीन सकता है। इंडिया की सॉफ्ट पावर कम होगी, दूसरे देशों में हमारी पहचान होगी, अरे यार उस देश की दवाइयां नकली होती है, वो देश घटिया है। हमने जो मुश्किल से क्रेडिबिलिटी बनाई है वो मिट्टी में मिल जाएगी। समझ गए? फिर है चौथा नंबर पे पॉइंट, जो हमने देखो नेशनल स्कीम्स लॉन्च करके रखी है, इतनी बढ़िया बढ़िया स्कीम है, जैसे आयुष्मान भारत है। आयुष्मान भारत स्कीम में 50 करोड़ हाउस होल्ड्स का इलाज होता है। अब इलाज कैसे होगा? सरकार तो हॉस्पिटल में भर्ती के लिए पैसा दे देगी, लेकिन दवाइयां ही जब नकली यूज हो रही हैं तो इलाज होगा ही नहीं। तो सरकार जो बढ़िया हेल्थ आउटकम इंश्योर करना चाहती है वो होगी ही नहीं, ये दिक्कत है। समझ गए? तो ये सारे पॉइंट स्लाइड में हैं, समझ गए? सारे पॉइंट स्लाइड में हैं, बस मैं आपको थोड़ा अलग थलग करके बता रहा हूं ताकि याद हो जाए। फिर राइटर बोलते हैं देखो, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ किया नहीं है, सरकार ने किया है। सबसे पहले तो सरकार ने रेड्स मारी हैं जगह जगह पे ताकि डर पैदा हो। सरकार ने दूसरा क्यूआर कोड मैंडेटरी कर दिया दवाइयों के ऊपर, जिसको स्कैन करके हम पता लगा सकते हैं कि असली कंपनी की दवाई है या नहीं है। फिर सरकार ने लैब्स अपग्रेड की हैं, सेंट्रल ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरीज को ना अपग्रेड किया जा रहा है ताकि टेस्टिंग फास्ट हो और अच्छी हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म सरकार ने स्टार्ट किया है। ये कीवर्ड इस्तेमाल कीजिएगा आंसर्स में। ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म मतलब सप्लाई चेन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए है। दवाई कहां बनी, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर के पास में आई, फिर कौन से मेडिकल के पास में आई, मतलब जब से दवाई बनती है तब से लेके उसकी जर्नी को ट्रैक करने के लिए ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, ताकि नकली दवाई होगी तो उसका तो देखो सप्लाई चेन में नाम आएगा ही नहीं, पता लग जाएगा कि उस कंपनी की तो है ही नहीं जो ओरिजिनल कंपनी है। तो ये बढ़िया चीज है ट्रैक एंड ट्रेस। लेकिन राइटर कहते हैं देखो चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले तो चैलेंज है अवेयरनेस का। इसमें राइटर बोलते हैं कितने लोगों को क्यूआर कोड स्कैन करना आता है? बहुत कम लोगों को, मतलब गांव में तो बहुत कम लोगों को आता है। और सच्ची बताऊं तो असली जो वल्नरेबिलिटी है वो है भी गांव में, शहरों में थोड़ा कम है, गांव में थोड़ा ज्यादा है। वहां पे अनलाइसेंस्ड जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं और फार्मेसीज हैं उनका एक नेटवर्क है, वहां पे असली दवाई पहुंचाना और नकली को रोकना ये एक डबल चैलेंज है। देखो फिर देखो ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म तो स्टार्ट किया है, लेकिन देखो आपको भी पता है करप्शन के चलते कहीं ना कहीं से सप्लाई चेन में लीकेजेस आ जाती हैं, लीकेजेस आ जाती हैं और नकली दवाइयां सप्लाई चेन में घुस जाती हैं कैसे ना कैसे करके। तो इस पे सरकार को ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने होंगे। फिर है वीक इन्फोर्समेंट। वीक इन्फोर्समेंट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं देखो कानून है बट उसका पालन ठीक से नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेशन की कमी है सेंटर और स्टेट ड्रग अथॉरिटीज के बीच में। और देखो सबसे बड़ी कमी जानते हो क्या है? सबसे बड़ी कमी है माइंडसेट की। नकली दवाइयों का मार्केट में आना ये सिर्फ एक टेक्निकल वायलेशन नहीं है, ये भाई ये क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट है। ये कोई इतना बड़ा अपराध कर रहा है तो वही सोच होनी चाहिए इन चीजों को लेके। तो वे फॉरवर्ड में राइटर सजेशन ये देते हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप ना लॉज को और ज्यादा स्ट्रोंग करो, लॉज को स्ट्रोंग करो एंड इन्फोर्समेंट बहुत जबरदस्त होना चाहिए। सिर्फ कानून बना के मत छोड़ दो। नकली दवाई अगर कोई बनाता है या बेचता है, ये देखो कल्पेबल होमिसाइड होना चाहिए, गैर इरादतन हत्या, वो वाला केस दर्ज होना चाहिए ऐसे लोगों पे जो नकली दवाइयां बना रहे हैं। तो इसके लिए जो भी एक्ट हैं, जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, उसमें चेंज करना है तो आप करो। ये पहला पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट देखो इंडस्ट्री की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कैसे? सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, इंडस्ट्री को खुद आगे आना होगा, टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा, टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग इस्तेमाल करनी होगी, एडवांस्ड सीरियलाइजेशन होना चाहिए, हर पत्ते पे एक यूनिक कोड हो, इसको स्टैंडर्ड बनाओ। तो ये सब करना होगा इंडस्ट्री वालों को भी। फिर है देखो केमिस्ट का रोल। देखो
केमिस्ट दवाइयों का ना आखिरी गेट कीपर होता है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो माल सिर्फ ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करे और थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में नकली माल ना खरीदे। और सबसे लास्ट में जागो ग्राहक जागो, यानी पब्लिक अवेयरनेस। सरकार को देखो बड़े लेवल पे अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए, टीवी पर, रेडियो पर, आजकल तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो कंक्लूजन में राइटर यही बोलते हैं, देखो इंडिया की जो इमेज है फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड, वो दांव पर लगी है। ये संकट सिर्फ कुछ लोगों की सेहत का नहीं, बल्कि 140 करोड़ लोगों के विश्वास का है, और दुनिया के उन करोड़ों लोगों के विश्वास का है जो मेड इन इंडिया दवाइयों पे भरोसा करते हैं। तो जैसे कि आर्टिकल बोलता है, आज के समय में देखो इंक्रीमेंटल एक्शन का टाइम नहीं है। ये ऐसी चीज है जिसको अर्जेंट बेसिस पे बड़े स्केल पे एड्रेस करना होगा। थोड़े थोड़े कदम से काम नहीं चलने वाला है। हमें अर्जेंट अप्रोच की आवश्यकता है, एम्बिशियस अप्रोच की आवश्यकता है, ताकि इंडिया की जो नेशनल प्राइड है ना, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सुप्रीम कोर्ट की सक्सेस केसेस की पेंडेंसी को कम करने में। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सुप्रीम कोर्ट में, वैसे तो देखो सभी कोर्ट्स में, लेकिन इस केस में आज हम आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी देखो एक बहुत बड़ी समस्या है, पहाड़ जैसी समस्या है। एक फेमस लीगल स्कॉलर थे नानी पालकीवाला, उन्होंने एक बार ये बोला था, अगर देखो जस्टिस डिलेड होता है ना, मतलब जो डिलेड जस्टिस सिस्टम है ना, वो जस्टिस का बहुत बड़ा मजाक है। फिर से बोलता हूं, ए डिलेड जस्टिस सिस्टम इज मॉकरी ऑफ जस्टिस इटसेल्फ। आप सोच के देखिए, एक इनोसेंट आदमी सालों तक जेल में रहता है, एक बुजुर्ग आदमी प्रॉपर्टी का फैसला सुनने से पहले ही गुजर जाता है, बिजनेसेस रुक जाते हैं, इन्वेस्टर्स का तो सिस्टम के ऊपर से भरोसा उठ जाता है, और इसीलिए बोलते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये लाइन देखो आपके आंसर्स में हमेशा होनी चाहिए, बहुत कॉमन लाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने ना एक बार हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, केस का नाम है, मैं आपको बता ही देता हूं, केस का नाम क्या है, हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, स्पीडी ट्रायल जो है, मतलब जल्दी जल्दी केस का फैसला होना, ये आर्टिकल 21 का पार्ट है, मतलब राइट टू लाइफ का हिस्सा है। जल्दी इंसाफ पाना आपका फंडामेंटल राइट है। ये चीज आप जरूर लिखिए आंसर्स में, जब भी केसेस की पेंडेंसी से संबंधित बात हो ना। हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, स्पीडी ट्रायल इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। फिर इसके बाद देखो आर्टिकल में एक बात ये बोली जाती है, सुप्रीम कोर्ट ना पीपल्स कोर्ट है। पीपल्स कोर्ट क्यों कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को? क्योंकि देखो कई देशों में ना उनका जो एपेक्स कोर्ट होता है ना, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की सुनवाई करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो आम आदमी की अपील भी सुनता है। जैसे आर्टिकल 136 है, आर्टिकल 136 बात करता है स्पेशल लीव पिटीशन की। स्पेशल लीव पिटीशन क्या है? एसएलपी का मतलब, अगर देखो हाईकोर्ट के फैसले से आप खुश नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल परमिशन मांग सकते हो कि प्लीज मेरा केस सुन लीजिए। इसकी वजह से ना सुप्रीम कोर्ट में लाखों केसेस आते हैं अपील के तौर पे। तो आर्टिकल में यह बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में ना 80,000 से ज्यादा केसेस की पेंडेंसी है। लेकिन देखो इसके बाद आर्टिकल ना यूटर्न लेता है। आर्टिकल बोलता है बट देखो ये जो पेंडेंसी है ना पिछले कुछ महीनों में काफी ज्यादा कम हो गई है। मतलब नवंबर 2024 से लेके मई 2025 के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने ना कमाल कर दिया है। 100 दिनों के अंदर अंदर पेंडेंसी में कमी आई है बाय 4.83%। केसेस की पेंडेंसी जो पहले 71,223 थी, इससे घट के हो गई है 67,782। और जो सीसीआर है, सीसीआर क्या होता है वो भी बताऊंगा। सीसीआर हो गया है 106.6%। सीसीआर का मतलब यह होता है टोटल केस डिस्पोज्ड, कितने केस डिस्पोज्ड हुए डिवाइडेड बाय कितने केस
रजिस्टर हुए, टोटल केस रजिस्टर्ड इनटू में 100। मतलब मान लीजिए 106 केस डिस्पोज हुए, टोटल 100 रजिस्टर हुए इनटू में 100, तो जो सीसीआर है वो हो गई 106.6%। मतलब केस ज्यादा डिस्पोज हो रहे हैं, रजिस्टर कम हो रहे हैं। और ये देखो तब हुआ जब पिछले 100 दिनों में ना बल्कि केस ज्यादा रजिस्टर हुए हैं, तब भी केसेस का निपटारा तेजी से हुआ है। तो ये सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। ये देखो सीसीआर रेशो, ये सब। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है सबसे बड़ा कि ब्लूप्रिंट क्या है, किया कैसे सुप्रीम कोर्ट ने, ये केसेस की पेंडेंसी कैसे कम की। तो वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट मैं आपको बताता हूं। वो पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ सुप्रीम कोर्ट डिड दिस। सबसे पहले है बैक एंड रिफॉर्म्स। सबसे पहले क्या है, बैक एंड रिफॉर्म्स। देखो हर कोर्ट का ना एक इंजन रूम होता है और उसे बोलते हैं उस कोर्ट की रजिस्ट्री। ये वो जगह होती है जहां पे केसेस फाइल होते हैं, और अगर एडमिट कर लिया जाए केसेस को वेरिफिकेशन के बाद में, केस आपने फाइल किया, वेरिफिकेशन किया गया रजिस्ट्री में कि हाँ भाई केस सही है या गलत है, इसे एडमिट किया जाए या ना किया जाए। एडमिट कर लिया जाए तो फिर वो लिस्ट होता है, यानी बेंच को अलॉट होता है। तो ये सब काम चलता है रजिस्ट्री में। लेकिन आपका इंजन ही स्लो है, मान लीजिए रजिस्ट्री स्लो है, तो ट्रेन कैसे चलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सबसे पहले प्रोविजन किया स्पीडी वेरिफिकेशन का। क्या किया, जल्दी जल्दी केसेस की वेरिफिकेशन हो, टाइम ना लगे। सुप्रीम कोर्ट ने ना सेक्शन 1B, सेक्शन 1B क्या है, ये लिस्टिंग डिपार्टमेंट है जहां पे केसेस लिस्ट होते हैं। इनको आदेश दिया कि काम के घंटे बढ़ाओ भाई, ज्यादा काम करो, स्टाफ इंक्रीज करो। तो वेरिफिकेशन स्टेज पे केसेस का टाइम बहुत कम हो गया। जहां पहले एक दिन में सिर्फ 184 केसेस का वेरिफिकेशन होता था, अब 224 केसेस का वेरिफिकेशन एक दिन में होता है। अब देखो केसेस का वेरिफिकेशन जल्दी होगा तो जल्दी केस एडमिट होंगे, जल्दी केस एडमिट होंगे तो जजेस के सामने जल्दी लिस्ट होंगे, तो काम तेजी से हुआ ना। फिर देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना IIM बेंगलोर की मदद ली। कोर्ट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को बुलाया और उनसे पूछा कि पूरी प्रोसेस को कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो ये जो अप्रोच है ना, डेटा ड्रिवन अप्रोच है। और पहले क्या होता था, जैसे रजिस्ट्री में ना, जैसे कोई जान पहचान के हैं, उनका नंबर पहले आ जाता था, मतलब उनके केसेस की वेरिफिकेशन जल्दी हो जाती थी, फिर वो जल्दी एडमिट हो जाते केस, जल्दी जज के सामने लिस्ट हो जाते। लेकिन जिनकी जान पहचान नहीं है, देने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर उनका नंबर लेट आता। बट सुप्रीम कोर्ट के पूरे सिस्टम में ना फेयरनेस लेके आया। एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, ICMIS, मतलब इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है ना, क्या करता है, वेरिफिकेशन के बाद में ना ऑटोमेटिकली बेंच अलॉट करता है किसी केस को, किसी केस में, और ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम है, तो इसलिए फेवरेटिज्म और करप्शन का जो चांस है वो कम से कम हो गया है। तो ये पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, बैक एंड रिफॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। मुझे तो हैरानी हो रही है, ये रिफॉर्म तो बहुत पहले आ जाने चाहिए, अब आ रहे हैं क्या, अब इस पे आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। ये भी एक शर्म की बात है सच बताऊं तो, क्योंकि AI का जमाना आ गया है, अभी भी हम ये छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। प्रोसीजरल रिफॉर्म्स दूसरे नंबर पे आए सुप्रीम कोर्ट में। मतलब देखो, आप एक चीज आपको बताऊं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में ना एक रजिस्ट्रार कोर्ट होता है। रजिस्ट्रार्ड कोर्ट क्या होता है, ये ना छोटे मोटे प्रोसीजरल इश्यूज सोल्व करता है। जैसे केस फाइल करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं केस में, तो रजिस्ट्रार्ड कोर्ट ना ये चेक करता है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं है। मतलब प्रोसीजरल जो इश्यूज है ना, उनको देखा जाता है रजिस्ट्रार कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार, एक रजिस्ट्रार कोर्ट जो है उससे काम नहीं चल रहा है, आप एक और रजिस्ट्रार कोर्ट इस्टेब्लिश कर दो, ताकि प्रोसीजर वेरिफिकेशन में डिले खत्म हो। और अगर कोई केस लिस्ट हुआ है, उस पर सुनवाई नहीं हुई है, तो देखो 2-3 हफ्ते में ना दोबारा लिस्ट करने के लिए रूल बनाया गया है, ताकि केसेस ना सिस्टम में खो ना जाएं। कई बार क्या होता है, केस को एडमिट कर लिया जाता है, लेकिन ना लिस्ट नहीं होते वो केस जज के सामने, डेट ही नहीं मिलती, जज के पास टाइम नहीं होता, तो वो सिस्टम में खो जाते हैं। लेकिन अब सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली ऐसा बना दिया कि कोई केस लिस्ट नहीं हुआ तो वो 2-3 हफ्ते में ऑटोमेटिक फिर से लिस्ट हो जाएगा, जज के सामने सुनवाई के लिए आ जाएगा। और पहले क्या होता था, जो सीनियर वकील होते थे ना,
वो सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में आते, आके खड़े हो जाते, माय लॉर्ड मेरा केस अर्जेंट है, पहले इसे सुन लीजिए, और जज सुन भी लेते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये सब नहीं चलेगा, अगर किसी को अर्जेंट केस पे सुनवाई चाहिए तो पहले ईमेल भेजो। तो ईमेल पे तो जूनियर वकील भी ईमेल भेज सकता है, सीनियर वकील भी भेज सकता है, सब बराबर हैं। सुप्रीम कोर्ट फिर इंपॉर्टेंस के हिसाब से, अर्जेंसी के हिसाब से किसी ईमेल का रिप्लाई कर सकती है कि ठीक है हम आपके केस की सुनवाई करते हैं। पहले आधा घंटा इसी में चला जाता था, कोर्ट जैसे ही लगती सीनियर वकील आके खड़े हो जाते कि मेरा केस सुन लीजिए, आधा घंटा खराब हो जाता, अब नहीं होता। फिर है तीसरे नंबर पे स्मार्ट टारगेटिंग। क्या है स्मार्ट टारगेटिंग? इसमें क्या किया गया, इसमें देखो रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया गया। हर केस को ना एक जैसा मत देखो, केसेस को ना उनके नेचर के हिसाब से आप अलग अलग ट्रीट करो। जैसे पेंडेंसी मान लीजिए 70-80 हज़ार केसेस की है, तो आप ना कैटेगराइज करो सभी केसेस को। किया गया, पाया गया कि देखो 16,000 केस तो ऐसे हैं जो अभी तक लिस्ट ही नहीं हुए हैं, एडमिट कर लिए गए हैं, एक बार भी उनकी लिस्टिंग नहीं हुई है। 42,000 आफ्टर मिसलेनियस नोटिस केसेस हैं, मतलब ये वो केसेस हैं जो एडमिशन स्टेज पे अटके हुए हैं, कई तो देखो 10 साल से पेंडिंग थे। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट थे जिनको निपटाया जा सकता था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना शुरू में 3 दिन एलोकेट किए, बाद में 2 दिन एलोकेट कर दिए, ट्यूसडे और वेडनेसडे। इन 2 दिन से ना सिर्फ पुराने अटके हुए जो मिसलेनियस केस है ना, इनकी सुनवाई चलती है, दूसरे केस नहीं सुने जाते। फिर ना सुप्रीम कोर्ट का जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है ना, मतलब रिसर्च विंग है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बोला कि ना आप एक काम करो, पुराने जो केसेस अटके हुए हैं ना उनसे संबंधित ना हमें ब्रीफ में समरी दो, ये केस है क्या। तो ये ब्रीफ समरी मिलने लगी ना जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों, तो इससे जजेस का काम काफी आसान हो गया। एक बेंच 30 से 45 मिनट में 10-10 पुराने केसेस को निपटाने लगी, और अच्छे ढंग से, क्योंकि रिसर्च विंग का सहारा लिया गया। रिसर्च विंग क्या करती है, पूरे केस को पढ़ती है, फिर ना जज को 1 या 2 पेज की समरी बना के दे देती है, जज को पूरी केस की फाइल नहीं पढ़नी पड़ती, ये फायदा होता है। फिर ये तीसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप क्या था, स्मार्ट टारगेटिंग। अब है चौथा स्टेप। चौथा स्टेप ये है साइंटिफिक कैटेगराइजेशन। साइंटिफिक कैटेगराइजेशन में क्या है, देखो अगर आप एक लाइब्रेरी में गए हो, आपको कोई बुक ढूंढने के लिए बोल दे, अगर देखो प्रॉपर ढंग से क्लासिफिकेशन नहीं है केसेस का, तो आप बुक नहीं ढूंढ पाओगे। तो पहले सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही था, लेकिन ना अब क्या किया गया, 42 मेन कैटेगरीज बना दी और 182 सब कैटेगरीज बना दी। कैटेगरीज जैसे क्रिमिनल केस है, ट्रैफिक का केस है, प्रॉपर्टी का केस है, ऐसे ना इतनी सारी कैटेगरीज बना दी। फिर उसके बाद में सब कैटेगरीज बना दी। तो इस प्रकार से जब सब कैटेगरीज बनाई गई ना, किसी केस को ना एड्रेस करना आसान बन गया, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना आसान हो गया। जैसे सारे जो सरकार के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के केस थे किसी पॉलिसी से संबंधित, उनको क्लब कर दिया गया। तो ऐसे ऐसे जब क्लासिफिकेशन किया गया ना केसेस का, तो पेंडेंसी दूर होने लगी जल्दी से। अब देखो एक पॉइंट राइटर ये बोलते हैं यहां पे, आने वाला जो समय है वो तो एआई का समय है। आ ही गया एआई, आने वाला क्या मतलब आ गया है। तो एआई सिर्फ देखो ट्रांसक्रिप्शन के काम के लिए अभी यूज हो रहा है, ट्रांसलेशन के काम के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के काम के लिए, जबकि एआई तो बहुत कुछ कर सकता है। एआई तो कितना बड़े बड़े डॉक्यूमेंट को मिनट में रीड करके दे सकता है। एआई फाइलिंग स्टेज में जो गलतियां हुई हैं उन्हें खुद ठीक कर सकता है। हजारों पन्नों के एविडेंस को 2-3 पन्नों की समरी में बदल सकता है एआई। तो इससे ना जज के रिसर्च का टाइम बहुत ज्यादा बचेगा, तो ये फायदा है। तो फाइनली जो सजेशन देते हैं ना राइटर, उसके अनुसार देखो, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तो अच्छा काम किया है, लेकिन वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच नहीं होनी चाहिए। सभी कोर्ट्स की समस्याएं अलग हैं, सभी कोर्ट की सिचुएशन अलग है। तो सुप्रीम कोर्ट का ब्लूप्रिंट हर जगह कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता, इससे कुछ अच्छी चीजें सीखी जा सकती हैं। दूसरा, हम बात करते हैं जुडिशियल रिफॉर्म आने चाहिए। जुडिशियल रिफॉर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जजेस की पोस्ट वैकेंट है तो उनकी भर्ती कर दो, फिल कर दो। देखो हम ना प्रोसीजर पे ध्यान नहीं देते, प्रोसेस संबंधी रिफॉर्म नहीं लेके आ रहे हैं, जुडिशियल मैनेजमेंट ठीक से नहीं है, तो ये होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट कोलैबोरेशन। सुप्रीम कोर्ट में ना ये जो
सक्सेस स्टोरी मुमकिन हो पाई, रिफॉर्म आ पाए, क्योंकि ना कोलाबरेशन अच्छा देखने को मिला बार एंड बेंच के बीच में। बेंच मतलब जजेस और बार मतलब वकील, अच्छा कोलाबरेशन हुआ तभी ये मुमकिन हुआ, तो सभी कोर्ट्स में ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी एज ए इनेबलर। देखो टेक्नोलॉजी हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है, बट पावरफुल इनेबलर जरूर है टेक्नोलॉजी। जैसे सुप्रीम कोर्ट में वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया ICMIS, इससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी सब आई। और सबसे लास्ट में है ह्यूमन एलिमेंट। ह्यूमन एलिमेंट मतलब आर्टिकल की आखिरी लाइन है, सबसे पावरफुल है। अल्टीमेटली देखो ये ना जज और वकील दोनों की ना विलिंगनेस पे डिपेंड करता है कि वो डिफरेंस लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं। तो लीडर्स में जो लीडर्स है ना, बार के भी और बेंच के भी, उनकी ना विल पावर स्ट्रोंग होनी चाहिए रिफॉर्म लाने के लिए, पेंडेंसी कम करने के लिए। तो ये पूरा जो आर्टिकल था हमने डिस्कस किया, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, जो पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया ना फार्मेसी वाला, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।